वेलकम अगेन। तो बेटे जहाँ तक सवाल है ब्रांच का, जो कि काफ़ी लंबा चैप्टर है, इसका स्टॉक एंड डेटा सिस्टम चल रहा है। 2.25 तक हमने क्वेश्चन करे थे और मैंने लास्ट सेशन जब फिनिश अप करा था तो मैंने कहा था 2.26 से हम स्टार्ट करेंगे। 2.26 में क्या कहता है? कहता है पहले तो मेसर्स 11 o'clock लिमिटेड नाम की कोई कंपनी है और वो कहता है इसने ब्रांच ओपन करी है। ध्यान ये रखना है कि नई ब्रांच ओपन हुई है और नई ब्रांच ओपन हुई है 1 अप्रैल को, और कहता है गुड्स आर सेंट टू द ब्रांच एट सेलिंग प्राइस विच इज़ 125% ऑफ द कॉस्ट प्राइस। पहले तो इस लाइन का मतलब समझना है। पहले तो आप आराम से रेट्स का एनालिसिस कर लें। लिखें कॉस्ट मार्जिन यानी कि लोडिंग इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस यानी कि इनवॉइस प्राइस। उसने कहा सेलिंग प्राइस विच इज 125% ऑफ द कॉस्ट प्राइस। इसका मतलब रेट कॉस्ट पे दिया है, तो कॉस्ट अगर 100 है तो वो कहता है सेलिंग प्राइस जो है 125% है, यानी कि मैं 100 का 125% कर दूं तो सेलिंग प्राइस यानी कि इनवॉइस प्राइस जो आ गई 125 आ गई। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो लोडिंग हो जाएगा। तो इसका मतलब रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट पे या रेट ऑफ लोडिंग ऑन कॉस्ट पे तो इतना हो जाएगा, और ऑन सेलिंग प्राइस या इनवॉइस प्राइस पे 25/125 यानी कि 1/5 का रेट होगा। पहले तो इसमें रेट अच्छी तरह से कंप्यूट करना है। बाकी इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, मैं आगे पढ़ता हूँ। उसने पहले इसमें लिखा है गुड्स सेंट टू ब्रांच एट कॉस्ट टू हेड ऑफिस। एट कॉस्ट टू हेड ऑफिस लिखा है तो इसका मतलब ये कॉस्ट पर गिवन है। इसमें इस आइटम का तुम्हें ख्याल करना है। क्वेश्चन कोई मुश्किल आगे नहीं है, बस में थोड़ा रेट्स का ही था, फिर भी मैं इस क्वेश्चन को आपको करा देता हूँ। तो इस क्वेश्चन में फटाफट हमने ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाया। जस्ट वेट, मैं थोड़ा सा जरा और स्पेस अपने लिए डिराइव कर लूँ। करेक्ट। तो एक तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट लीजिए जी, ये हमने एक ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाया, ब्रांच स्टॉक अकाउंट। ब्रांच स्टॉक अकाउंट के अलावा ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट भी हमें बनाना पड़ता है, तो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट भी हमने बना दिया। ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। अब ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट के अलावा मैंने ब्रांच पीएनएल अकाउंट भी बनाया, ब्रांच पीएनएल अकाउंट। और ब्रांच पीएनएल के अलावा ब्रांच डेटर्स अकाउंट भी हमने बना दिया, ब्रांच डेटर्स अकाउंट। तो ये अकाउंट्स हमने फटाफट बना दिए। अब सबसे पहले तो आप ये देखो कि क्वेश्चन में पहली इंफॉर्मेशन क्या लिखी है। क्वेश्चन में पहली इंफॉर्मेशन कहता है गुड्स सेंट टू ब्रांच एट कॉस्ट टू हेड ऑफिस। एट कॉस्ट टू हेड ऑफिस, तो गुड्स सेंट टू ब्रांच मैंने यहाँ पर लिखा बिकॉज ये कॉस्ट पर गिवन है, तो पहले तो मैंने लिखा 4,50,000, और ये कॉस्ट पे गिवन है तो इनवॉइस प्राइस पे लाने के लिए कॉस्ट का रेट इसमें अप्लाई करेंगे, जो कि अभी हमने देखा 1/4 है, 25/100 यानी कि 1/4। तो 1,12,500 आपने इसमें ऐड कर दिया। इससे आपको ये पता लग गया कि जो गुड्स आपने भेजे थे उसकी जो इनवॉइस प्राइस थी वो 5,62,500 की थी। और ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में आप आ जाएंगे, यहाँ पर आपने लिखा लोड ऑन गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट। अब गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट जैसा कि आपने देखा 5,62,500 के हैं। अब ये इनवॉइस प्राइस है, तो इनवॉइस प्राइस पे इनवॉइस प्राइस का रेट लगेगा, लेकिन लोडिंग का अमाउंट वही आएगा 1,12,500। तो 1,12,500 लोडिंग आ गई। उसके अलावा क्वेश्चन में कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स गिवन है, ये तुम्हारे लिए कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं होना चाहिए। तो कैश सेल्स जैसा कि आप देख रहे हैं 2,10,000 की है, तो कैश सेल्स आपने लिखा 2,10,000। कैश सेल्स यहीं पर आएंगी। उसके अलावा क्वेश्चन में क्रेडिट सेल्स गिवन है और क्रेडिट सेल्स का अमाउंट 3,20,000 है, तो 3,20,000 आपने यहाँ पर लिख दिया, 3,20,000। अब जो क्रेडिट सेल्स है आपको मालूम है कि ब्रांच डेटर्स अकाउंट में भी आएगी, तो क्रेडिट सेल्स ब्रांच डेटर्स में भी आपने लिख दी 3,20,000। फिर उसके बाद अगला आइटम आप देख रहे हैं कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स है। कैश फोर्थ आइटम की मैं बात कर रहा हूँ। कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स सिर्फ डेटर्स अकाउंट में ही आएगा, बाई कैश 2,85,000।
उसके बाद नेक्स्ट आइटम रिटर्न्स फ्रॉम डेटर्स है। डेटर्स जब गुड्स रिटर्न करते हैं तो उनको हम सेल्स रिटर्न कहते हैं और वो क्रेडिट सेल्स के ऑपोजिट में आते हैं 10,000। एक तो ये डेटर्स में आएंगे, और मैं कई बार तुम्हें कह चुका हूँ कि सेल्स रिटर्न बिकॉज हम ब्रांच स्टॉक अकाउंट में क्रेडिट सेल्स लिखते हैं तो यही वजह है कि क्रेडिट सेल्स के ऑपोजिट में भी मुझे सेल्स रिटर्न लिखनी पड़ेंगी, और सेल्स रिटर्न की लोडिंग नहीं होती है। मैंने पहले भी बताया क्योंकि ये जो गुड्स हैं इनका आदान और प्रदान जो है ब्रांच डेटर्स और ब्रांच कस्टमर के बीच में हो रही है। डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स उसके बाद कहता है, तो डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स जो हैं जैसा कि आप देख रहे हैं डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स 8,500 है। अब डिस्काउंट जो है ब्रांच पीएनएल में भी हम लिखते हैं, तो ब्रांच पीएनएल अकाउंट में भी मैंने लिखा डिस्काउंट। अब डिस्काउंट का अमाउंट जो है जो कि दिया हुआ है 8,500, तो 8,500। उसके बाद अगला आइटम आपने नोट करा, कैश सेंड टू ब्रांच फॉर व्हाट वी कॉल एक्सपेंसेस। देखो कैश सेंड टू ब्रांच फॉर एक्सपेंसेस ये तुम्हें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जस्ट समझाने के लिए। मान लेता हूँ मैं एक एक्सपेंसेस अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जस्ट समझाने के लिए मैंने तुम्हें बनाया। अननेसेसरी टाइम भी वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। वो कहता है हेड ऑफिस ने ब्रांच को खर्चों के लिए कैश भेजा, तो एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। किस किस चीज़ के लिए भेजा? फ्रेट के लिए 30,000 भेजा, सैलरी के लिए हमने जो कैश भेजा है डेट इज़ इक्वल टू 8,000 और 12,000 का कैश अदर एक्सपेंस। इन सबको मैं ऐड कर दूं तो टोटल कैश हमने जो भेजा है खर्चों के लिए वो 50,000 का भेजा है। तो तुम चाहो तो एक एक्सपेंसेस अकाउंट भी बना सकते हो। इज इट क्लियर टू यू? अब ये जो खर्चे हो गए इनको हम पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं 50,000। मैंने सब टोटल करके लिख दिया, तो मैं डायरेक्टली पीएनएल अकाउंट में एक्सपेंसेस लिख सकता हूँ। पीएनएल अकाउंट की डेबिट साइड में एक्सपेंसेस 50,000, यानी कि ये सारे खर्चे मैंने फ्रेट, सैलरी और अदर एक्सपेंसेस यहाँ पर लिख दिए 50,000। इज इट क्लियर टू यू? उसके बाद क्वेश्चन में स्पॉइलेज दी हुई है। स्पॉइलेज को हम डेफिशिएंसी भी कह सकते हैं, शॉर्टेज भी कह सकते हैं, करेक्ट। तो स्पॉइलेज डेफिशिएंसी या शॉर्टेज एक ही वर्ड है। अब वो कह रहे हैं स्पॉइलेज जो है वो 10,000 की है। क्वेश्चन में तुम्हें 10,000 ये गिवन है। अब आपको मालूम है कि स्पॉइलेज की लोडिंग जो है ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट की डेबिट साइड में आएगी, तो डेबिट साइड पे मैंने लिखा स्पॉइलेज। अब 10,000 रुपये ये इनवॉइस प्राइस है, तो 10,000 का 1/5 हम निकालेंगे, डेट इज़ इक्वल टू 2,000। और उसके बाद स्पॉइलेज एट कॉस्ट भी मुझे लिखनी पड़ेगी, तो स्पॉइलेज एट कॉस्ट ब्रांच पीएनएल अकाउंट की डेबिट साइड में हम लिखेंगे। तो स्पॉइलेज का जो अमाउंट आ जाएगा 10,000 माइनस 2,000 एट कॉस्ट पर 8,000, करेक्ट। ब्रांच पीएनएल में कॉस्ट पर दिखाया जाएगा। उसके बाद कहता है नॉर्मल लॉस एस्टिमेटेड एट 15,000। पहले भी मैंने आपको बताया हुआ है कि जो नॉर्मल लॉस है वो एक बार तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट की क्रेडिट साइड में हम लिखते हैं, क्योंकि जो गुड्स हमने भेजे, जितने भी गुड्स हमने भेजे उसमें से इतने गुड्स तो लॉस्ट हो गए ना, तो इसलिए पहले हम क्रेडिट में लिखते हैं नॉर्मल लॉस 15,000। बिकॉज ये नॉर्मल है तो हमें इसकी लोडिंग वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। पूरा का पूरा नॉर्मल लॉस जो होगा वो यहाँ पर डेबिट हो जाएगा ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट की डेबिट साइड में। नॉर्मल लॉस 15,000। अब सारी इंफॉर्मेशन पूरी हो चुकी हैं। उसके बाद अब मैं इसको टैली करूँगा। अब जब मैं टैली करूँगा तो पहले तो मैं देखूँगा कि बैलेंसिंग फिगर कितनी आ रही है। तो बैलेंसिंग फिगर कितनी आ रही है, तो बैलेंसिंग फिगर इस तरफ आ रही है। बिकॉज बैलेंसिंग फिगर इस तरफ आ रही है तो पहली प्रेफरेंस मैंने कहा था क्लोजिंग स्टॉक को देंगे, और क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक गिवन नहीं है तो मुझे क्लोजिंग स्टॉक ही उसको कंसीडर करना पड़ेगा। तो क्लोजिंग स्टॉक आपका 17,500 का आ जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक की आपको लोडिंग भी निकालनी पड़ेगी, तो क्लोजिंग स्टॉक की लोडिंग 17,500 का 1/5 इसका आ जाएगा 3,500। अब ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट को टैली करेंगे तो इससे हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आना चाहिए। तो 1,12,500 में से आपने माइनस करा 15 और 2 17 और 3 20,500, तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, करेक्ट। अब ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा, दैट इज इक्वल टू 92,000। तो ग्रॉस प्रॉफिट 92,000 का आपके पास आ गया।
अब ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो आप ब्रांच पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड में लिखेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट 92,000। अब 92,000 में से आप ये माइनस कर देंगे, जस्ट वेट, तो ब्रांच पीएनएल अकाउंट को मैं अब टैली करूंगा, तो आप माइनस करेंगे 92,000 में से 58 प्लस 8 66,500 माइनस करना पड़ेगा। तो 66,500 माइनस करने के बाद आ जाएगा 25,500। तो ये आपका नेट प्रॉफिट निकल आएगा। ब्रांच डेटर्स अकाउंट को टैली करेंगे तो उससे तुम्हारे पास क्लोजिंग बैलेंस ज़रूर आ जाएगा, लेकिन उसकी कोई हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ब्रांच डेटर्स अकाउंट से तुम्हारे पास क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, और वैसे जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा वो आएगा 16,500। तो इस क्वेश्चन को करने में कोई दिक्कत आपको होनी भी नहीं चाहिए थी। इज इट क्लियर टू यू? इस क्वेश्चन को करने के बाद अगला क्वेश्चन क्या कहता है, लेट्स हैव अ लुक ओवर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन 2.27। पहले तो इस क्वेश्चन में कहता है कि क्लिप्स एंड कंपनी ऑपरेट्स ए ब्रांच एट चंडीगढ़। ब्रांच जो है चंडीगढ़ में ऑपरेट हो रही है, और कह रहा है कि सारी परचेजेस जो होती हैं वो हेड ऑफिस करता है, और गुड्स जो हैं हम भेजते हैं एट कॉस्ट प्लस 50% पर। फिर कह रहा है जो कैश ब्रांच रिसीव करती है वो हेड ऑफिस को भेज देती है, नॉर्मल चीज़ें दी हुई हैं। फिर कह रहा है ब्रांच एक्सपेंसेस हेड ऑफिस बियर करता है, ब्रांच केवल एक सेल्स लेजर और सब्सिडियरी बुक मेंटेन करती है, और मेनली सारी ट्रांजेक्शन्स जो होती हैं हेड ऑफिस के बुक्स में रिकॉर्ड होती हैं। अब वो तुम्हें कह रहा है इन द बिगनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर ब्रांच देयर वॉज स्टॉक ऑफ 2,76,900। तो ब्रांच के पास ये ओपनिंग स्टॉक है इतना, और कह रहा है डेटर्स जो है ओपनिंग बैलेंस इतनी है। फिर तुम्हें दिया हुआ है गुड्स रिसीव्ड जो करे हैं। अब देखो क्वेश्चन में गुड्स इन ट्रांजिट नहीं है, तो जो गुड्स रिसीव्ड होंगे वही गुड्स सेंट टू ब्रांच भी होंगे। अगर क्वेश्चन में गुड्स इन ट्रांजिट भी होंगे तो गुड्स रिसीव्ड में गुड्स इन ट्रांजिट ऐड करेंगे तब गुड्स सेंट टू ब्रांच निकलेगा, पर यहाँ कोई गुड्स इन ट्रांजिट नहीं है, तो इसका मतलब यही गुड्स सेंट टू ब्रांच भी है। बाकी कैश सेल्स है, क्रेडिट सेल्स है। गुड्स रिटर्न्ड टू हेड ऑफिस बाय द ब्रांच है, तो ब्रांच ने हेड ऑफिस को गुड्स रिटर्न करे हैं, तो ये आपको मालूम ही है कि हम ब्रांच स्टॉक अकाउंट की क्रेडिट में लिखेंगे और इसकी लोडिंग ब्रांच एडजस्टमेंट में आएगी। एग्रीड अलाउंसेस टू कस्टमर, मैंने एक बार पहले भी बताया था, वर्ड अलाउंसेस जो है उसका ध्यान रखना पड़ता है। अगर कभी लिखा हो अलाउंसेस टू कस्टमर ऑफ सेलिंग प्राइस, अगर कभी ऐसे लिखा हो तो नॉर्मल लॉस ट्रीट करेंगे, लेकिन अलाउंसेस टू कस्टमर लिखा हुआ है तो इसका मतलब डिस्काउंट की तरह ट्रीट करेंगे, और डेटर्स अकाउंट में लिखेंगे और पीएनएल में भी लिखेंगे। फिर कैश रिसीव्ड है, उसके अलावा डिस्काउंट है, उसके अलावा बैड डेट्स हैं, उसके अलावा एक्सपेंसेस हैं, और उसके अलावा तुम्हें क्लोजिंग स्टॉक भी दिया हुआ है। क्वेश्चन वैसे मुश्किल नहीं है, ये क्वेश्चन कहीं से भी किसी भी तरीके से मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन टेक्निकली आप इसको कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम वैसे होनी नहीं चाहिए। करके दिखाऊं या कर लोगे? इस क्वेश्चन को कर लोगे या करके दिखाऊं? चलो मैं कर ही देता हूं आपके लिए। बच्चों को लगता है कि कर ही दें तो अच्छा है, तो ठीक है मैं कर देता हूं। तो क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैंने करा जो कि 2.27 है। तो 2.27 को करने के लिए एक तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट मैंने बनाया, ठीक है, ये ब्रांच स्टॉक अकाउंट बना दिया। ब्रांच स्टॉक अकाउंट के अलावा फिर ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट भी हमने बनाया, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। और ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट के अलावा फिर हमने ब्रांच पीएनएल भी बना दिया, ब्रांच पीएनएल, ये ब्रांच पीएनएल भी आ गया जी। और ब्रांच पीएनएल के अलावा फिर डेटर्स अकाउंट भी मैंने यहां पर बनाया, डेटर्स अकाउंट। अब क्वेश्चन में शुरू में उसने लिखा है कि जो गुड्स भेजे जाते हैं कॉस्ट प्लस 50% पर भेजे जाते हैं। अब जहां तक क्वेश्चन नंबर 2.27 का सवाल है, करेक्ट, कॉस्ट प्लस मार्जिन इज इक्वल टू इनवॉइस प्राइस। रेट कॉस्ट पे दिया है, कॉस्ट 100 है, मार्जिन 50 है, इनवॉइस प्राइस 150 हो जाएगी। तो कॉस्ट पर रेट 50/100 यानी कि 1/2 हो जाएगा, इनवॉइस प्राइस पर रेट 1/3 का हो जाएगा। इज इट क्लियर टू यू?
अब फर्स्ट पैराग्राफ में, बल्कि सेकंड पैराग्राफ में जो ओपनिंग पैराग्राफ है उसमें लिखा हुआ है कि ओपनिंग स्टॉक कितना है। तो अभी मैंने बताया था आपको, तो ओपनिंग बैलेंस जो है या ओपनिंग स्टॉक आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो ओपनिंग स्टॉक का जो अमाउंट हमें दिया हुआ है 2,76,900 है। अब सबसे पहले तो ये इनवॉइस प्राइस पर है और इसकी जो लोडिंग होगी हम ब्रांच एडजस्टमेंट में लिखेंगे। ब्रांच एडजस्टमेंट में हमने लिखा लोड ऑन ओपनिंग स्टॉक, तो 2,76,900 और इसकी लोडिंग निकालने के लिए मेरे को 1/3 फ्रैक्शन यूज़ करनी पड़ेगी। तो लोडिंग आ जाएगी 92,300 आपकी लोडिंग आ जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन में डेटर्स का बैलेंस दिया हुआ है। ओपनिंग डेटर्स 54,800 के हैं, तो 54,800 के डेटर्स को आपने डेटर्स अकाउंट में लिख दिया। अगला आइटम गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम, गुड्स रिसीव्ड दिया हुआ है लेकिन यही गुड्स सेंड टू ब्रांच भी होगा क्योंकि कोई गुड्स इन ट्रांजिट नहीं है। गुड्स सेंड टू ब्रांच 5,21,000 के माने जाएंगे। 5,20,000 माने क्या जाएंगे, गिवन है 5,21,000। गुड्स रिसीव्ड 9,37,500 के, एक्सट्रीमली सॉरी, तो 9,37,200 के, 9,37,200 करेक्ट, गुड्स सेंड टू ब्रांच। अब इसकी लोडिंग आप करेंगे, तो लोडिंग करने के लिए गुड्स सेंड टू ब्रांच मैंने लिखा। अब अमाउंट है 9,37,200, 9,37,200। इसकी भी लोडिंग निकालने के लिए मुझे 1/3 फ्रैक्शन यूज़ करनी पड़ेगी इनवॉइस प्राइस का रेट। ये आ जाएगा जी आपका 3,12,400। एक बार चेक भी कर लेना, 3,12,400। अगला आइटम एक्चुअली कैश सेल्स है और कैश सेल्स का अमाउंट 5,21,000 तुम्हें गिवन है। तो कैश सेल्स आप यहाँ पर लिखेंगे 5,21,000, तो 5,21,000 का अमाउंट आपने यहाँ पर लिखा। कैश सेल्स के बाद अगला अमाउंट क्रेडिट सेल्स है, तो क्रेडिट सेल्स भी आपने यहाँ पर लिख दिया। जहाँ तक क्रेडिट सेल्स का सवाल है तो क्रेडिट सेल्स जो हैं वो 4,23,700 की हैं। फिगर्स थोड़ी सी क्लमजी है, अदरवाइज क्वेश्चन में कुछ खास नहीं है। क्रेडिट सेल्स ब्रांच डेटर्स अकाउंट में भी आएंगी, तो क्रेडिट सेल्स आपने यहाँ पर लिखना भूलना नहीं है। हालांकि अगर इस मेथड में मैं कई बार बोल चुका हूँ, जब क्रेडिट सेल्स दी होती हैं तो डेटर्स अकाउंट की इम्पोर्टेंस ख़त्म हो जाती है। उसके बाद फिर अगला है इसमें गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस बाय द ब्रांच। तो हेड ऑफिस ने ब्रांच को जो गुड्स भेजे थे, ब्रांच ने वो गुड्स रिटर्न कर दिए, तो हम ब्रांच स्टॉक अकाउंट की क्रेडिट में लिखेंगे बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच रिटर्न्स। और जैसे कि आप देख रहे हैं अमाउंट है 14,400, तो 14,400 आपने लिखा और उसकी जो लोडिंग है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में डेबिट साइड पे हम लिखेंगे गुड्स सेंड टू ब्रांच रिटर्न्स, और 14,400 रुपये के गुड्स रिटर्न हुए हैं, तो 14,400 उसका 1/3 आप पहले तो कंप्यूट करेंगे, डेट इज इक्वल टू 4,800। तो इसकी लोडिंग 4,800 की हो जाएगी। फिर अगली लाइन में कहता है एग्रीड अलाउंसेस टू कस्टमर। अच्छा, ये लाइन ठीक कर लेना बेटा, ये लाइन यहाँ पर पूरी लिखी नहीं हुई थी एक्चुअली, इसीलिए क्वेश्चन में तुम्हें अदरवाइज प्रॉब्लम आएगी। इस क्वेश्चन में एक मिस प्रिंट है। जब मैं ये क्वेश्चन पढ़ रहा था, मैं यहाँ पर भी ठीक कर दूँ, शायद मैंने ये जो लाइन है ना, ये एग्रीड अलाउंसेस टू कस्टमर, ये पूरा प्रिंट नहीं हुआ है, इसको ठीक कर लेना। ये ऑफ सेलिंग प्राइस है, ये ऑफ सेलिंग प्राइस है। इज इट क्लियर टू यू? एक्चुअली ये क्वेश्चन में एग्रीड अलाउंसेस, अगर ये एग्रीड अलाउंसेस टू कस्टमर लिखा होता तो मैं इसको डेटर्स में लिखता, लेकिन ये जो ओरिजिनल क्वेश्चन है उसमें ऑफ सेलिंग प्राइस लिखा हुआ था। तो अभी मैंने आपको बताया था अगर ऑफ सेलिंग प्राइस होगा तो तब आप इसको नॉर्मल लॉस के रूप में ट्रीट कर करके चलेंगे। इज इट क्लियर टू यू? इसका मतलब मैंने एक बार पहले भी बताया था, हमें मालूम है कि हमारी जहाँ ब्रांच है वहाँ के कस्टमर बार्गेनिंग करेंगे ही करेंगे, जो भी सेलिंग प्राइस होगी उसमें से कुछ ना कुछ वो जो है अलाउंसेस या छूट मांगेंगे। तो ये मतलब है अलाउंसेस टू कस्टमर ऑफ व्हाट वी कॉल सेलिंग प्राइस, क्योंकि हमें मालूम है कि ऐसा होना ही होना है, तो इसलिए इसको नॉर्मल लॉस ट्रीट करा जाता है। तो बिकॉज ये एग्रीड अलाउंसेस टू कस्टमर ऑफ सेलिंग प्राइस है, तो
तो ऑफ सेलिंग प्राइस है, तो इसलिए मुझे इसको ब्रांच स्टॉक अकाउंट में पहले लिखना पड़ेगा। ब्रांच स्टॉक अकाउंट में मैं लिखूंगा यहाँ पर नॉर्मल लॉस मैंने लिख दिया, और ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ अलाउंसेस ऑफ सेलिंग प्राइस, अलाउंसेस ऑफ सेलिंग प्राइस। ठीक है, इसका मतलब सेलिंग प्राइस से छूट दे दी गई है 8,200। अगर ये अलाउंसेस टू कस्टमर होता तो मैं सिर्फ डेटर्स में लिखता और बाद में पीएनएल में भी लिखता। अब नॉर्मल लॉस आपको मालूम है उसकी लोडिंग वगैरह नहीं होती है, तो नॉर्मल लॉस जो है ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में पूरा का पूरा डेबिट हो जाता है। तो 8,200 में यहाँ पर डेबिट कर दूंगा। इज इट क्लियर टू यू? फिर इस क्वेश्चन में तुम्हें आगे जो लिखा हुआ है, आगे कहता है कि कैश रिसीव फ्रॉम द डेटर्स। अब कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स आपको मालूम है कि इस मेथड में सिर्फ और सिर्फ डेटर्स अकाउंट में ही आएंगे। तो डेटर्स अकाउंट में मैंने लिख दिया 3,98,600। उसके बाद जो अगला आइटम है वो डिस्काउंट लिखा है, तो डिस्काउंट भी पहले तो डेटर्स अकाउंट में हम लिखेंगे। डिस्काउंट का अमाउंट जो है वो 9,700 है। एक्चुअली उसका अगला आइटम बैड डेट्स है, तो बैड डेट्स भी आप पहले लिख लो, फिर बाद में पीएनएल में लिख लेना। तो बैड डेट्स जो तुम्हें दिए हुए हैं 4,800 के बैड डेट्स भी तुम्हें गिवन है। अब ये दोनों आइटम डिस्काउंट, अब ये जो दोनों आइटम है, एक तो डिस्काउंट है, डिस्काउंट का अमाउंट आप लिखेंगे पीएनएल अकाउंट में, डेट इज इक्वल टू 9,700, और उसके अलावा बैड डेट्स आपने लिखना भूलना नहीं है, बैड डेट्स। तो बैड डेट्स जो हैं डेट इज इक्वल टू 4,800, करेक्ट। उसके अलावा लास्ट आइटम फिर तुम्हें एक्सपेंसेस के रूप में गिवन है, और एक्सपेंसेस भी आप यहाँ पर लिखेंगे। एक्सपेंसेस का अमाउंट जो है वो 1,43,800 का है, 1,43,800 का है। फिर नीचे उसने लिखा है कि ऑन 31st of March, that is at the end of the current year, stock in trade was found to be 2,45,100। अब क्लोजिंग स्टॉक तुम्हें दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो क्लोजिंग स्टॉक तुमने लिखा क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक तुम्हें बिल्कुल लास्ट में क्वेश्चन के दिया हुआ है 2,45,100। तो 2,45,100 पहले तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट में लिखेंगे, और उसकी लोडिंग क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक की लोडिंग 2,45,100 इंटू 1/3। तो लोडिंग जो आ जाएगी कितनी आ जाएगी, 81,700। तो 81,700 ये लोडिंग का अमाउंट आ जाएगा। अब जाहिर है कि मुझे क्वेश्चन को टैली करना पड़ेगा, क्वेश्चन को नहीं, ब्रांच स्टॉक अकाउंट को टैली करना पड़ेगा। क्वेश्चन तो वैसे ही टैली है। अब अगर तुम इसको कंप्यूट करोगे तो बहुत मार्जिनल सा डिफरेंस आ रहा है, केवल 1,700 रुपये का। मुझे बताओ कि इस मार्जिनल से डिफरेंस को मैं क्या लूँ। जब इस तरह बैलेंसिंग फिगर आती है तो पहली प्रेफरेंस हम क्लोजिंग स्टॉक को देते हैं, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक गिवन है तो मैं इसको शॉर्टेज या स्पॉइलेज या डेफिशिएंसी कुछ भी लिख सकता हूँ। तो मैंने शॉर्टेज या डेफिशिएंसी यहाँ पर लिख दिया। अब शॉर्टेज की जो लोडिंग होगी वो भी तुम्हें यहाँ पर लिखनी पड़ेगी, शॉर्टेज। अब शॉर्टेज जो थी 1,700 रुपये की है, तो 1,700 का 1/3 आपको कंप्यूट करना पड़ेगा। 1/3 आप कंप्यूट करेंगे तो ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 567। और हमें मालूम है कि जो शॉर्टेज है एट कॉस्ट पर पीएनएल अकाउंट में भी आती है, तो पीएनएल अकाउंट में भी मैंने लिख दिया शॉर्टेज एट कॉस्ट, शॉर्टेज एट कॉस्ट। अब 1,700 में से 567 में माइनस कर दूंगा तो बैलेंसिंग फिगर जो बचेगी वो कितनी बचेगी, डेट इज 1133, 1133। तो शॉर्टेज एट कॉस्ट ब्रांच पीएनएल में भी आएगी। जाहिर है कि उसके बाद फिर आप अपने ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट को टैली करेंगे। जब ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट को आप टैली करेंगे तो इससे आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट जब आप कंप्यूट करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आपका 3,09,433 आना चाहिए, और आप एक बार चेक भी जरूर कर लेना, करेक्ट। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद जाहिर है कि फिर मैं ब्रांच पीएनएल अकाउंट को टैली करूंगा। ग्रॉस प्रॉफिट पहले यहाँ लिखूंगा, तो ग्रॉस प्रॉफिट 309,433,
और इसमें से फिर ये तमाम एक्सपेंसेस मुझे माइनस करने पड़ेंगे, और तमाम एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद आपका जो आइटम जो नेट बैलेंस आ जाएगा वो इत्तेफाक की बात है कि 1,50,000 ही आ रहा है। और डेटर्स अकाउंट की मैंने कहा कोई ख़ास अहमियत नहीं है। अगर डेटर्स को आप टैली भी करेंगे तो डेटर से बैलेंस 65,400 का निकलेगा, लेकिन क्लोजिंग बैलेंस का वैसे कोई यूज़ नहीं है। इज़ इट क्लियर टू यू? समझ में आ गया? तो मुश्किल क्वेश्चन नहीं था इस, जैसा कि मैंने कहा। अब जरा अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? ये एक ऐसा क्वेश्चन है जब आप स्टॉक एंड डेटा सिस्टम को कभी रिवाइज करने की कोशिश करें तो रिवीजन के लिए ये बेस्ट क्वेश्चन है। करेक्ट। अब वो कह रहा है कैन स्टार लिमिटेड नाम की एक कंपनी है और उसकी एक ब्रांच जो है चंडीगढ़ में है और एक ब्रांच ग्वालियर में है, और कहता है कि जो गुड्स भेजे जाते हैं वो कॉस्ट प्लस 25% पर भेजे जाते हैं। अब कह रहा है फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल विद रिस्पेक्ट टू ट्रांजेक्शन एट चंडीगढ़ ब्रांच। अब ये जो तुम्हें इंफॉर्मेशंस दी हैं ये चंडीगढ़ ब्रांचेस से रिलेटेड दी हैं, चंडीगढ़ ब्रांच की दी हुई है। अब चंडीगढ़ ब्रांच की दी हुई हैं तो क्वेश्चन को मैं करा देता हूँ, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को कराने के लिए ब्रांच P&L अकाउंट, ब्रांच डेटर्स अकाउंट, उसके अलावा ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रांच स्टॉक अकाउंट के अलावा ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। और कुछ समझाने के लिए मैंने तुम्हें इस क्वेश्चन में पेटी एक्सपेंसेस अकाउंट भी बना करके दिखाया। इज इट क्लियर टू यू? अब सबसे पहली इंफॉर्मेशन जब आप अपने क्वेश्चन को लिखेंगे देखेंगे तो रेट्स तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। कॉस्ट प्लस 25% है, इसका मतलब कॉस्ट 100 है, मार्जिन 25 है, इनवॉइस प्राइस 125 है, तो कॉस्ट पे रेट 1/4, इनवॉइस प्राइस पे 1/5 का रेट आ जाएगा। अब दिया हुआ है बैलेंसेस इन द बिगनिंग। अब जो बैलेंसेस इन द बिगनिंग दिए हैं उसमें स्टॉक का बैलेंस दिया है, तो सबसे पहले तो आप ब्रांच स्टॉक अकाउंट में आ जाओ और ब्रांच स्टॉक अकाउंट में आप लिखोगे यहाँ पर टू ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक 40,000 रुपये का है। अब इसकी लोडिंग जो है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में आप इसकी लोडिंग लिखेंगे, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। तो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में मैंने लिखा लोडिंग ऑन ओपनिंग स्टॉक। अब ओपनिंग स्टॉक 40,000 है, लोडिंग का रेट इनवॉइस प्राइस पे 1/5 है, तो 8,000 इसकी लोडिंग। देखो तुम 8,000 डायरेक्टली लिख सकते हो, ऐसे दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं वैसे ही लिखता रहता हूँ। फिर उसके अलावा डेटर्स का बैलेंस है, तो डेटर्स का बैलेंस डेटर्स अकाउंट में हम लिखेंगे और डेटर्स अकाउंट में मैंने लिखा बैलेंस ब्रॉट डाउन, और डेटर्स अकाउंट का बैलेंस जो है वो 12,000 रुपये का है, तो 12,000 रुपये मैंने यहाँ पर लिख दिए। अब इस क्वेश्चन में पेटी कैश का बैलेंस भी था, तो इसलिए मैंने ये भी कहा था आपसे कि अगर कभी पेटी कैश का बैलेंस दिया हो तो सेकंड मेथड में यानी कि स्टॉक एंड डेटा सिस्टम में आप पेटी कैश अकाउंट बना लिया करना। अब पेटी कैश अकाउंट में उसने लिखा है कि जो बैलेंस है वो 150 का है। उसके बाद नेक्स्ट इंफॉर्मेशन में कहता है कि ट्रांजेक्शन्स ड्यूरिंग द ईयर। अब ट्रांजेक्शन्स ड्यूरिंग द ईयर में उसने लिखा है गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। तो गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट ब्रांच स्टॉक अकाउंट की डेबिट में हम लिखते हैं गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट जो है वो 4,20,000 के हैं, तो 4,20,000 आप पहले तो यहाँ पर लिखेंगे और उसकी लोडिंग आप करेंगे ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, और अमाउंट है 4,20,000, तो 4,20,000 का 1/5 आपने कंप्यूट करना है। तो 1/5 मैंने कंप्यूट करा, डेट इज इक्वल टू 84,000। तो 84,000 जो है इसकी लोडिंग है वो आपने यहाँ पर लिख दी। उसके ठीक नीचे लिखा है गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस। अब आपको मालूम है जो गुड्स हमने भेजे हैं उसमें से कुछ गुड्स रिटर्न हो गए, तो गुड्स सेंड टू ब्रांच रिटर्न हम पहले तो लिखेंगे, और 15,000 रुपये का अमाउंट है तो 15,000 मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब जाहिर है मुझे इसकी भी लोडिंग करनी पड़ेगी, तो लोडिंग करने के लिए ऑपोजिट साइड में ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट की हम आएंगे और हम लिखेंगे लोड ऑन गुड्स सेंड टू ब्रांच रिटर्न्स। जो गुड्स रिटर्न हुए
जो कि आपने देखा 15,000 के गुड्स रिटर्न हुए हैं, तो 15,000 का 1/5 दैट इज इक्वल टू 3,000। तो 3,000 जो है वो लोडिंग आपने यहाँ पर लिख दी। उसके बाद कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स हैं। तो कैश सेल्स का अमाउंट जो तुम्हें दिया हुआ है 1,05,000 लिखा है, तो कैश सेल्स आप यहाँ पर लिखेंगे 1,05,000। कैश सेल्स हैं आपकी 1,05,000 की। क्रेडिट सेल्स हैं, क्रेडिट सेल्स का अमाउंट जो है वो 1,80,000 है। बिकॉज क्रेडिट सेल्स क्वेश्चन में गिवन है, तो इसका मतलब डेटर्स अकाउंट की इंपॉर्टेंस तो यहीं पर फीकी हो जाएगी। क्रेडिट सेल्स जो है वो डेटर्स अकाउंट में लिखेंगे। तो सर जब क्रेडिट सेल्स गिवन हो सेकंड मेथड में, क्या हम डेटर्स अकाउंट नहीं बनाए? नहीं, ऐसा मैंने नहीं कहा। उसके अलावा नॉर्मल लॉस दिया हुआ है क्रेडिट सेल्स के नीचे 350 रुपये का। अब नॉर्मल लॉस के बारे में बहुत चर्चा मैं कर चुका हूँ। तो नॉर्मल लॉस है, देखो नॉर्मल लॉस का मतलब नॉर्मल लॉस ऑफ गुड्स। जो गुड्स तुमने भेजे थे वो तुमने डेबिट में लिखे, उसमें से गुड्स नॉर्मल लॉस हो गए तो क्रेडिट में ही लिखना पड़ेगा। और नॉर्मल लॉस का अमाउंट आप देख ही रहे हैं 350 है, तो 350 मैंने यहाँ पर लिख दिया। इज इट क्लियर टू यू? 350 जो नॉर्मल लॉस है। आपको मालूम है कि नॉर्मल लॉस हम ब्रेक नहीं करते हैं, तो नॉर्मल लॉस मैंने यहाँ पर लिखा 350 ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट की डेबिट साइड में। उसके बाद लिखा हुआ है गुड्स पिल्फर्ड। मैंने तुम्हें एक बार पहले भी बोला था, देखो नॉर्मल अकाउंटेंसी में जो पिल्फरेज होता है, लीकेज होता है, सीपेज होता है, वेट लॉस होता है, इसको हम नॉर्मल लॉस मानते हैं नॉर्मल अकाउंटेंसी में। लेकिन मैंने आपको बताया था ब्रांच अकाउंट में जब तक किसी लॉस के आगे नॉर्मल ना लिखा हो तो तुमने उसको हमेशा एबनॉर्मल लॉस मानना है। तो भले ही ये पिल्फरेज दिया हुआ है, इसको तुम एबनॉर्मल लॉस के रूप में ट्रीट करोगे। यानी कि जो ये एबनॉर्मल लॉस है इसके अंदर पिल्फरेज 3,000 और गुड्स लॉस्ट बाई फायर जो अगला आइटम दिया हुआ है, गुड्स पिल्फर्ड हैं 3,000 के और लिखा हुआ है गुड्स लॉस्ट बाई फायर 4,000। तो टोटल 7,000 का एबनॉर्मल लॉस है। तो एबनॉर्मल लॉस 7,000 मैंने यहाँ पर लिख दिया। एक सेकंड का मुझे टाइम दें, ये फिगर ना बड़ी अजीब सी लग रही है, मैंने यहाँ लिख दी तो मैं इसको ज़रा आराम से लिख दूँ 15,000। हाँ जी, तो एबनॉर्मल लॉस 7,000 का है। अब एबनॉर्मल लॉस की लोडिंग भी हम करेंगे। तो 7,000 की एबनॉर्मल लॉस है, तो एबनॉर्मल लॉस का 1/5 आपको निकालना पड़ेगा। अब 1/5 आप निकालेंगे तो 1,400 आ जाएगा। आपको मालूम है कि एबनॉर्मल लॉस हम ब्रांच एडजस्टमेंट में लिखते हैं और एट कॉस्ट पर P&L अकाउंट में भी लिखते हैं। तो ब्रांच P&L अकाउंट में एबनॉर्मल लॉस आपको लिखना भूलना नहीं है। तो एबनॉर्मल लॉस एट कॉस्ट आप यहाँ पर लिखेंगे। 7,000 इनवॉइस प्राइस है, उसमें से 1,400 माइनस करा तो 5,600 मैं यहाँ पर लिख दूंगा एट कॉस्ट। इज इट क्लियर टू यू? उसके बाद फिर नेक्स्ट आइटम है इंश्योरेंस क्लेम एडमिटेड बाय द इंश्योरेंस कंपनी। तो इंश्योरेंस कंपनी ने इंश्योरेंस क्लेम एडमिट कर दिया, तो इंश्योरेंस क्लेम हम ब्रांच P&L अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखते हैं। इंश्योरेंस क्लेम जो है वो 3,000 रुपये का है, तो 3,000 मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है अगली लाइन में कैश सेंट फॉर पेटी एक्सपेंसेस। तो ये पेटी कैश अकाउंट है। पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हेड ऑफिस ने पेटी कैश के लिए और कैश भेजा 32,000 का, तो मैंने 32,000 लिख दिया। उसके बाद क्वेश्चन में आगे कहता है बैड डेट्स। बैड डेट्स जो हैं वो 400 के हैं, तो बैड डेट्स एक तो डेटर्स में मुझे लिखना पड़ेगा बैड डेट्स, और बैड डेट्स हैं आपके 400 रुपीज़ के, तो 400 का अमाउंट एक तो मैं यहाँ पर लिखूँगा और उसके अलावा ब्रांच P&L अकाउंट की डेबिट साइड में भी मुझे लिखना पड़ेगा बैड डेट्स 400। तो बैड डेट्स 400 रुपीज़ हम यहाँ पर लिखेंगे। बैड डेट्स के बाद फिर क्वेश्चन में लिखा है गुड्स ट्रांसफर टू ग्वालियर ब्रांच। देखो हमारी कौन सी ब्रांच है? चंडीगढ़ ब्रांच है, हमारी चंडीगढ़ ब्रांच है ना। और वो कह रहा है गुड्स ट्रांसफर टू ग्वालियर ब्रांच। इसका मतलब है कि हमने यानी कि चंडीगढ़ ब्रांच ने गुड्स ट्रांसफ़र करे हैं, तो उसको तुम यहाँ पर लिखोगे गुड्स ट्रांसफर्ड, क्योंकि आपकी बार हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं। हम चंडीगढ़ ब्रांच हैं, ग्वालियर ब्रांच को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। 12,000 रुपये के गुड्स हैं जो हमने ट्रांसफ़र करे हैं और उसकी लोडिंग भी मुझे करनी पड़ेगी। तो गुड्स जो तुमने ट्रांसफ़र करे हैं गुड्स ट्रांसफर्ड, उसकी लोडिंग भी मैंने करी।
12,000 के गुड्स हमने ट्रांसफ़र करे हैं, उसका 1/5 जो आ जाएगा डेट इज़ इक्वल टू 2,400। तो इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद कह रहा है इंश्योरेंस चार्जेस। अब इंश्योरेंस चार्जेस क्या हैं? खर्चे हैं। जो खर्चे हैं तो P&L अकाउंट पे हम लिख देंगे इंश्योरेंस चार्जेस। इंश्योरेंस चार्जेस जो हैं 200 रुपये के, इंश्योरेंस चार्जेस 200 है, तो 200 मैंने लिख दिए। उसके बाद कह रहा है गुड्स रिटर्न बाय डेटर्स। मैंने कहा ना ये क्वेश्चन स्टॉक एंड डेटर सिस्टम को रिवाइज करने के लिए परफेक्ट क्वेश्चन है। बाद में कभी रिवाइज करना हो तो इस क्वेश्चन को आप ले सकते हैं। गुड्स रिटर्न बाय डेटर्स आपको मालूम है सेल्स रिटर्न है, क्रेडिट सेल्स के ऑपोजिट में आते हैं, डेटर्स में तो आएंगे ही। उसके अलावा ब्रांच स्टॉक अकाउंट में भी हम क्रेडिट सेल्स लिखते हैं, तो इस मेथड में सेल्स रिटर्न ब्रांच स्टॉक में भी आएंगे। सेल्स रिटर्न की कोई लोडिंग नहीं होगी। गुड्स रिटर्न बाय डेटर्स को ही हम सेल्स रिटर्न कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन में आगे क्या लिखा हुआ है? आगे लिखा है बैलेंस इज एट द एंड। अब बैलेंसेस तुम्हें एट द एंड दिए हुए हैं, तो पेटी कैश का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो 250 है, तो 250 तुमने लिख दिया। अब इतना तुम्हारे पास शुरुआत में जो था पेटी कैश था, इतना पेटी कैश और भेजा, लेकिन क्लोजिंग बैलेंस तो इतना ही है। इसका मतलब जो बैलेंस है वो तुमने खर्च कर दिया, स्पेंड। जो अमाउंट तुमने खर्च कर दिया उसको हम P&L अकाउंट में ले जाते हैं। तो ये अब मुझे कंप्यूट करना पड़ेगा। 31,900 मेरे ख्याल से आ जाएगा। ये 31,900 क्या बता रहा है कि पेटी कैश में से हमने इतना खर्च कर दिया, यानी कि ये पेटी एक्सपेंसेस हैं। तो इसकी पोस्टिंग मैं यहाँ करूँगा, लिखूँगा तो मैं यहाँ पर पेटी कैश, क्योंकि पेटी कैश अकाउंट से पोस्टिंग हो रही है। ब्रैकेट में तुम लिख सकते हो अमाउंट स्पेंट, कि इतना तुमने खर्च कर दिया, 31,900। पूरे स्टॉक एंड डेटर सिस्टम को रिवाइज करने के लिए ये परफेक्ट क्वेश्चन है। उसके अलावा फिर डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस भी तुम्हें गिवन है पेटी कैश के बाद, और जो बैलेंस गिवन है वो 11,000 रुपये का बैलेंस है, 11,000 रुपये, वो आपने लिख दिया। उसके बाद जो बैलेंस है लिखा तो है स्टॉक, लेकिन उसके आगे क्वेश्चन मार्क है। इसका मतलब जब मैं ब्रांच स्टॉक अकाउंट को टैली करूंगा तो मेरी बैलेंसिंग फिगर क्लोजिंग स्टॉक आएगी। लास्ट में उसने तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए एक चीज लिखी है कि गुड्स ट्रांसफर टू ग्वालियर ब्रांच आर स्टिल इन ट्रांजिट, कि ये जो गुड्स तुमने ट्रांसफर करे थे, यहां लिखा था ना मैंने कहीं गुड्स ट्रांसफर, सॉरी यहां लिखा है, ये जो गुड्स हमने ट्रांसफर करे थे अभी वो रास्ते में ही है, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। हमने तो गुड्स ट्रांसफर कर दिए ना, भले ही तुम ब्रैकेट में लिख सकते हो गुड्स ट्रांसफर्ड स्टिल इन ट्रांजिट, बस, और तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन तुम ट्रांसफर तो कर चुके हो ना गुड्स, द पॉइंट इज दिस। तो और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, अब तुम्हें इसको टैली करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन में तो क्लोजिंग स्टॉक तुम्हारी, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है क्लोजिंग स्टॉक के आगे क्वेश्चन मार्क, तो बैलेंसिंग फिगर इधर की तरफ आ रही है। तो वैसे भी पहली प्रेफरेंस क्लोजिंग स्टॉक को ही देते हैं, और क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो क्लोजिंग स्टॉक तुम्हारी बैलेंसिंग फिगर इससे निकलेगी। इज इट क्लियर टू यू? और जो फिगर निकलेगी 141,150 क्लोजिंग स्टॉक की फिगर आ जाएगी। अब जो क्लोजिंग स्टॉक तुम्हारे पास आ गया, तो क्लोजिंग स्टॉक की लोडिंग भी तुम्हें निकालनी पड़ेगी। क्लोजिंग स्टॉक की लोडिंग निकालने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? लोडिंग ऑन क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक 141,150 का है। अब इसकी लोडिंग निकालने के लिए 1/5 तुम्हें अप्लाई करना पड़ेगा। 1/5 तुम इस पे अप्लाई करोगे तो आ जाएगा 28,200 कितना आएगा? 28 तो आएगा, 230 आना चाहिए मेरे ख्याल से, तो चेक कर लेना, ठीक है। 28,230। देखो अगर मैं गलती से कोई फिगर गलत लिख दूं तो जो फिगर तुम्हारी कैलकुलेट करके आ रही होगी वो लिख लेना, 28,230। उसके अलावा अब हम इस पोजीशन में हैं कि ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट को टैली कर करके ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकें, करेक्ट। तो अब तुम ग्रॉस प्रॉफिट अपना कंप्यूट करोगे। अब देखो मुझे तो ग्रॉस प्रॉफिट की फिगर याद है, लेकिन तुम जो है टैली कर करके लिखोगे। इज इट क्लियर टू यू? 56,620 मैंने टैली नहीं करा, तो 56,620 है, लेकिन अपनी आदत का पार्ट बना लो कि तुम चेक कर करके लिखा करो। उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट जो आएगा उसको तुम यहाँ पर लिखोगे 56,620। 56,620। अब हम इसको टैली करेंगे। टैली करने के बाद हमारा नेट प्रॉफिट आएगा,
और जो आपका नेट प्रॉफिट आएगा वो 21,520 आना चाहिए। तो ये आपका नेट प्रॉफिट है। डेटर्स अकाउंट को आप अगर टैली करेंगे तो डेटर्स अकाउंट से कैश रिसीट फिगर आ जाएगी, बैलेंसिंग फिगर, और वो आ जाएगी 1,80,100। हालांकि मैंने पहले ही कहा कि डेटर्स का इसमें कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, खास तौर से तब जब क्रेडिट सेल्स क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन। मैंने ये भी कहा कि ये क्वेश्चन इस मायने में इम्पॉर्टेंट है कि कभी रिवाइज करना हो स्टॉक एंड डेटर सिस्टम तो आप डायरेक्टली इस क्वेश्चन से स्टार्ट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन में, अब ये सब पास्ट एग्जामिनेशन में आए हुए क्वेश्चन में मैंने कहा जैसे स्टॉक एंड डेटर सिस्टम हम कर रहे हैं तो जितने भी पास्ट 15 ईयर में, बल्कि 15 टर्म्स के क्वेश्चन हमने सब इंक्लूड कर लिए हैं। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि रेड एंड कंपनी नाम की कोई कंपनी है, मुंबई की कंपनी है, और स्टार्टेड ए ब्रांच एट बेंगलोर, और उन्होंने बेंगलोर में ब्रांच स्टार्ट करी है। कहता है जो गुड्स हैं जो भेजे जा रहे हैं वो 20% अबव कॉस्ट पर बेचे जा रहे हैं। इसका मतलब कॉस्ट 100 है, मार्जिन 20 है, इनवॉइस प्राइस 120 है। तो इसका मतलब कॉस्ट पर रेट 20/100 1/5 और इनवॉइस प्राइस पर रेट 20/120 हो जाएगा। एक करेक्ट। आगे कह रहा है ब्रांच मेक्स बोथ कैश एंड क्रेडिट सेल्स। ब्रांच जो है कैश सेल्स भी करती है, क्रेडिट सेल्स भी करती है। ब्रांच एक्सपेंसेस आर मेट फ्रॉम ब्रांच कैश एंड बैलेंस मनी रेमिटेड टू हेड ऑफिस। इस लाइन का मतलब क्या है कि जो ब्रांच के एक्सपेंसेस हैं वो ब्रांच के कैश से निपटे जाते हैं और बैलेंस मनी हेड ऑफिस को भेजा जाता है। मैं इसका एग्जैक्ट मीनिंग अभी आगे बताऊंगा। आगे कह रहा है द ब्रांच डज नॉट मेंटेन डबल एंट्री बुक्स ऑफ अकाउंट एंड ओनली नेसेसरी अकाउंट्स रिलेटिंग टू ब्रांच आर मेंटेन्ड इन द हेड ऑफिस। फॉलोइंग फर्दर डिटेल्स आर गिवन फॉर द ईयर एंडिंग 31/3/2022। अब डिटेल्स तुम्हें जो दी हुई हैं ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और टफ क्वेश्चन है, इजी नहीं है। एक तो तुम्हें लिखा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंड टू ब्रांच, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स गिवन है। जो गुड्स हमने भेजे हैं ये उनकी कॉस्ट दी हुई है। अब सबसे पहले तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इनकी इनवॉइस प्राइस निकालनी पड़ेगी, यानी कि बाद में अभी जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, इसको भी मैं सॉल्व करूंगा, इसकी मुझे इनवॉइस प्राइस पहले निकालनी पड़ेगी। अब उसने कहा गुड्स रिसीव्ड बाय द ब्रांच टिल 31/3/2022 एट इनवॉइस प्राइस। देखो पॉइंट नंबर 1 में जब आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंड टू ब्रांच, यानी कि आपको पता लग गया कि जो आपने गुड्स भेजे हैं ये तो उनकी कॉस्ट है, इसको हम इनवॉइस प्राइस में कन्वर्ट कर लेंगे, करेक्ट। तो इतने गुड्स हमने भेजे हैं और वो कह रहे हैं इतने गुड्स जो आपने भेजे हैं, इतने गुड्स जो भेजे हैं उसमें से 1,08,000 की इनवॉइस प्राइस के गुड्स रिसीव हुए हैं। तो इसका मतलब दोनों में जो डिफरेंस आएगा उसको गुड्स इन ट्रांजिट माना जाएगा। फिर क्वेश्चन में क्रेडिट सेल्स गिवन है, क्लोजिंग डेटर्स गिवन है, बैड डेट्स गिवन है, कैश रेमिटेड टू हेड ऑफिस। देखो ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, कैश रेमिटेड टू हेड ऑफिस। मैंने पहले कहा ये इजी क्वेश्चन नहीं है। कैश रेमिटेड टू हेड ऑफिस, अब इस क्वेश्चन को मैं अभी करा रहा हूं और इसका कुछ इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर होगा। कैश रेमिटेड टू हेड ऑफिस, ये कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स नहीं है, ध्यान ये रखना है। आगे कह रहा है क्लोजिंग कैश इन हैंड एट ब्रांच ऑन 31/3/2022, वो कह रहा है 4,000 का है। फिर कह रहा है कैश रेमिटेड बाय हेड ऑफिस टू ब्रांच ड्यूरिंग द ईयर। कैश रेमिटेड बाय हेड ऑफिस, हेड ऑफिस ने ब्रांच को कैश भेजा है 6,000 का। और क्लोजिंग स्टॉक जो है वो इनवॉइस प्राइस पर है। एक्सपेंसेस एट ब्रांच जो है 24,000 के। इस क्वेश्चन में ये जो लाइन शुरू में लिखी हुई थी ना, ये लाइन ब्रांच एक्सपेंसेस आर मेट फ्रॉम ब्रांच कैश, इसका मतलब अब की बार हेड ऑफिस ब्रांच के खर्चे बेयर नहीं कर रहा है। ब्रांच के पास जो कैश आता होगा, चाहे डेटर से कलेक्ट करने के बाद या कैश सेल्स के थ्रू, उसमें से ही हम खर्चों को निपटते हैं। ये इस लाइन का मतलब है। नंबर 1 मैंने क्या कहा, ब्रांच जितना भी कैश रिसीव करती होगी कैश सेल्स के थ्रू या डेटर से, उसमें से हम खर्चे निपटेंगे और बैलेंस ऑफ द कैश हम हेड ऑफिस को भेजेंगे। ये टफ क्वेश्चन है, करेक्ट। ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा बाकी क्वेश्चंस की अपेक्षा टफ क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए मुझे क्या करना होगा, ध्यान से देखें।
तो इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा डीपली करा देना चाह रहा हूं ताकि किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो। 2.29, तो क्वेश्चन नंबर है 2.29। ये टफ क्वेश्चन है, स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन है, पास्ट में बल्कि ये 2 बार इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है। करेक्ट। तो एक तो मैंने ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाया, चलो इतने में बना लें क्या। ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ठीक है, ये तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट हो गया। ब्रांच स्टॉक अकाउंट थोड़ा सा और बड़ा बना लिया। उसके अलावा ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, जितना बड़ा मैं बना रहा हूँ उतना बड़ा बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने कहा कि मैं काफ़ी चीज़ें जरा डिटेल में लिखता हूँ तो इसलिए मुझे थोड़ी जगह चाहिए होती है, इसलिए मैं थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ। ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, मैंने इस क्वेश्चन में ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट भी बनाया। ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट के अलावा चलो ब्रांच पीएनएल यहीं बना लेते हैं। बार बार ब्रांच पीएनएल अकाउंट भी हमने बना दिया। ब्रांच पीएनएल, ठीक है। क्रेडिट सेल्स क्वेश्चन में थी मेरे ख्याल से, तो डेटर्स अकाउंट भी हम बना लेते हैं। डेटर्स भी मैंने बना दिया। अब इस क्वेश्चन में ये पहला क्वेश्चन है जिसमें तुम्हें ब्रांच कैश अकाउंट बनाना पड़ रहा है। क्यों बनाना पड़ रहा है ब्रांच कैश अकाउंट? पॉइंट यहां पर ये है, व्हाई वी आर प्रिपेयरिंग ब्रांच कैश अकाउंट। ब्रांच कैश अकाउंट क्यों बना रहे हैं? क्योंकि इस क्वेश्चन में लिखा है कि जो ब्रांच के एक्सपेंसेस हैं डेट इज मेट थ्रू ब्रांच अकाउंट। इस क्वेश्चन में लिखा था ब्रांच एक्सपेंसेस, ये पहला क्वेश्चन है, नहीं तो अधिकतर जितने भी क्वेश्चन हमने इससे पहले करे उसमें लिखा था कि हेड ऑफिस कैश भेजता था ब्रांच के खर्चों के लिए, लेकिन इस क्वेश्चन में लिखा है ब्रांच एक्सपेंसेस आर मेट आउट ऑफ ब्रांच कैश। ब्रांच के पास जो कैश है उसमें से ही ब्रांच के खर्चे जो हैं निपटे जाते हैं, इसलिए हम इसको बना रहे हैं। समझ में आया कि हम क्यों बना रहे हैं ब्रांच कैश अकाउंट? कई बार बच्चे पूछते हैं, तो तुम्हें ये मालूम हो जाना चाहिए कि हम क्यों इसको बना रहे हैं। इज इट क्लियर टू ब्रांच कैश अकाउंट? अच्छा जी। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो वैसे तो रेट्स की ज़रूरत नहीं है, उसने लिखा हुआ है कि जो रेट है कॉस्ट 100 है और गुड्स जो भेजे जाते हैं 20% अबव कॉस्ट। इसका मतलब मार्जिन या लोडिंग जो है वो 20 हो गई। मार्जिन इज इक्वल टू 20 और इनवॉइस प्राइस आपकी जो हो गई 120 हो गई। तो 20/20 यानी कि 1/6 का रेट है इनवॉइस प्राइस पे, 20/100 रेट ऑफ लोडिंग है ऑन कॉस्ट पे। अब इस क्वेश्चन में पहली लाइन आपकी इंपॉर्टेंट किस मायने में है? वो कहता है कि जो खर्चे हैं, जस्ट वेट, तो पहली लाइन में कह रहा है कॉस्ट ऑफ द गुड्स सेंट। अब ये कॉस्ट ऑफ द गुड्स सेंट है तो पहले तो मुझे यहां पर लिखना पड़ेगा गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट। करेक्ट। तो ये नई ब्रांच ओपन हुई है तो इसलिए ओपनिंग स्टॉक का तो कोई मतलब होगा ही नहीं, क्योंकि उसने लिखा है रेड एंड कंपनी ऑफ मुंबई स्टार्टेड ए ब्रांच, इसका मतलब नई ब्रांच है। तो गुड्स सेंट टू ब्रांच। अब गुड्स सेंट टू ब्रांच तुम्हें दिया हुआ है, कॉस्ट जो है वो 1 लाख की है, कॉस्ट तो 1 लाख की है। अब उसको इनवॉइस प्राइस में लाने के लिए मुझे 1/5 का रेट अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि अब की बार कॉस्ट का रेट 1/5 है। तो इसका मतलब मैंने 1,20,000 की इनवॉइस प्राइस के गुड्स ब्रांच को भेजे। अब क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि तुमने जो 1,20,000 के गुड्स भेजे, तुमने तो गुड्स इतने के भेजे, 1,20,000 की इनवॉइस प्राइस के गुड्स भेजे। अब तुम्हें पता लग गया। और क्वेश्चन में लिखा है कि ब्रांच ने जो गुड्स रिसीव करे वो इतनी इनवॉइस प्राइस के गुड्स रिसीव करे। 1,08,000 की इनवॉइस प्राइस के गुड्स जो हैं वो रिसीव हुए, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इसका मतलब जो डिफरेंस हो गया उसको क्या मानेंगे? गुड्स इन ट्रांजिट। इसका मतलब इतनी इनवॉइस प्राइस के गुड्स अभी रास्ते में ही हैं, इसका ये मतलब है। तो जो गुड्स रिसीव्ड हुए हैं वो मुझे अब दिखाने की ज़रूरत नहीं है,
लेकिन जो गुड्स इन ट्रांजिट है उसको मैं क्रेडिट में लिख दूंगा, और जब मैं क्रेडिट में गुड्स इन ट्रांजिट लिख रहा हूं तो इसका इनडायरेक्टली मतलब है कि हम गुड्स रिसीव्ड ही दिखा रहे हैं। तो जो गुड्स इन ट्रांजिट है उसकी लोडिंग भी हमें करनी पड़ेगी, तो लोडिंग करने के लिए ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट की डेबिट साइड की तरफ हम आएंगे और गुड्स इन ट्रांजिट लिखेंगे। गुड्स इन ट्रांजिट जो है 12,000 है, 12,000 का 1/6, इनवॉइस प्राइस का रेट 1/6 है, तो 2000 जो है इसकी लोडिंग आपको लिखनी भूलनी नहीं है। इज इट क्लियर टू यू? थोड़ा सा बाकी क्वेश्चंस की अपेक्षा ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। उसके बाद इस क्वेश्चन में वो क्या कहता है, उसके बाद कहता है क्रेडिट सेल्स फॉर द ईयर इज 1,16,000। क्रेडिट सेल्स तुम्हें क्वेश्चन में गिवन है, तो क्रेडिट सेल्स जो गिवन है, क्रेडिट सेल्स और क्रेडिट सेल्स का जो अमाउंट है दैट इज इक्वल टू 1,16,000। तो 1,16,000 मैंने लिख दिया। अब डेटर्स अकाउंट हम बना रहे हैं, तो डेटर्स अकाउंट में भी फॉर्मेलिटी के लिए हमने क्रेडिट सेल्स लिख ही दिया, 1,16,000। उसके बाद कहता है क्लोजिंग डेटर्स 41,600 के हैं, तो बैलेंस कैरी डाउन 41,600 ये डेटर्स अकाउंट में ही लिखा जाएगा, 41,600। बैड डेट्स रिटर्न ऑफ भी गिवन है, तो बैड डेट्स भी फिर हम यहीं लिख देते हैं, बैड डेट्स। बैड डेट्स का अमाउंट आपको 400 का गिवन है, और मुझे बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि बैड डेट्स ब्रांच P&L अकाउंट में भी आपको लिखने पड़ेंगे, तो बैड डेट्स दैट इज इक्वल टू 400। बैड डेट्स के बाद आप देख रहे हैं नेक्स्ट आइटम है कैश रेमिटेड टू हेड ऑफिस। कैश रेमिटेड टू हेड ऑफिस का क्या मतलब है? कैश रेमिटेड टू हेड ऑफिस यानी कि हेड ऑफिस को कैश भेजा गया। किसने कैश भेजा होगा? ब्रांच ने ही भेजा होगा। तो तुम्हें इस क्वेश्चन में ब्रांच कैश अकाउंट एक बनाना पड़ेगा, और ब्रांच कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड में, क्योंकि अब आप ब्रांच हो, आप हेड ऑफिस को कैश भेज रहे हो, तो ब्रांच का कैश कम हो जाएगा ना। बात समझ में आ रही? ब्रांच कैश का मतलब ब्रांच के पास जो कैश पड़ा हुआ है। तो क्वेश्चन में लिखा है कि ब्रांच ने हेड ऑफिस को इतना कैश रेमिट करा, ब्रैकेट में मैंने लिख भी दिया, तुम बाद में कभी रेफर करो। कैश रेमिटेड टू हेड ऑफिस। तो हेड ऑफिस को ब्रांच ने जो कैश भेजा है वो 86,000 का भेजा है। ये मैंने ब्रांच कैश अकाउंट में लिखा, क्योंकि जब ब्रांच हेड ऑफिस को कैश भेजेगी तो ब्रांच के पास कैश कम हो जाएगा। इज इट क्लियर टू यू? उसके बाद क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्लोजिंग कैश इन हैंड। अब ब्रांच कैश अकाउंट यानी कि ब्रांच के पास जो कैश अकाउंट है, लीजिए जी, उसमें बैलेंस कैरी डाउन भी तुम्हें दे दिया। बैलेंस कैरी डाउन आप देख रहे हो कि 4,000 रुपीज़ का है, तो 4,000 रुपीज़ ये आपने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद क्वेश्चन में फिर अगली लाइन में कहता है कैश रेमिटेड बाय हेड ऑफिस टू ब्रांच ड्यूरिंग द ईयर। कैश रेमिटेड बाय हेड ऑफिस, इसका मतलब हेड ऑफिस ने भेजा। किसको भेजा? ब्रांच को। तो ब्रांच को जब हेड ऑफिस कैश भेजेगा तो ब्रांच का कैश बढ़ जाएगा ना, तो इसलिए इसको डेबिट साइड में लिखेंगे। तो डेबिट साइड में हम यहाँ पर लिखेंगे, डेबिट साइड में हेड ऑफिस, क्योंकि हेड ऑफिस ने हमें कैश भेजा है। मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर कैश रेमिटेड बाय हेड ऑफिस। अब की बार कैश जो है वो हेड ऑफिस भेज रहा है, कैश रेमिटेड बाय हेड ऑफिस। और हेड ऑफिस ने जो कैश भेजा है, जैसा कि आप देख रहे हैं, 6,000 रुपये का कैश भेजा हुआ है। इज दैट क्लियर टू यू? 6,000 रुपये का कैश भेजा है। उसके बाद उसकी नेक्स्ट लाइन को पढ़े। नेक्स्ट लाइन में कहता है क्लोजिंग स्टॉक इन हैंड एट ब्रांच एट इनवॉइस प्राइस 12,000। अब तुम्हें क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस कैरी डाउन यानी कि क्लोजिंग स्टॉक तुम्हें दिया हुआ है 12,000 का, तो 12,000 आपने यहाँ पर लिख दिया। जाहिर है क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे तो उसकी लोडिंग भी मुझे लिखनी पड़ेगी। तो लोडिंग ऑन क्लोजिंग स्टॉक, तो 12,000 का क्लोजिंग स्टॉक है, उसकी लोडिंग 1/6 दैट इज इक्वल टू 2,000। क्लोजिंग स्टॉक के बाद एक्सपेंसेस एट ब्रांच है। अब देखो यहाँ पर एक्सपेंसेस एट ब्रांच है। पहले तो ये जो खर्चे हुए हैं, अब की बार क्वेश्चन में क्या लिखा था
कि ब्रांच जो है, ब्रांच कैश में से खर्चे निपट रही है, तो ब्रांच कैश कम हो जाएगा क्योंकि जब हम खर्चे पे करेंगे तो एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट, ब्रांच कैश अकाउंट एंट्री होगी, यानी कि ब्रांच के पास जो कैश है इन खर्चों के लिए ब्रांच कैश पे कर रही है। ये इस क्वेश्चन की लाइन का मतलब है, ब्रांच एक्सपेंसेस आर मेट आउट ऑफ ब्रांच कैश। तो ब्रांच कैश से हमने एक्सपेंसेस पे करे, तो पहले तो मैं एक्सपेंसेस यहां पर लिखूंगा 24,000। अब एक्सपेंसेस आपने 24,000 के पे करे, ठीक है जी, 24,000 के खर्चे आपने पे कर दिए। इज इट क्लियर टू यू? अच्छा, अब ये एक्सपेंसेस तो हो ही गए हैं, तो ब्रांच पीएनएल में भी लिखेंगे एक्सपेंसेस 24,000, एक्सपेंसेस हुए 24,000, 24,000। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? अब इस क्वेश्चन में अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है जो आपको सोचना है, और वो क्या देखो, ब्रांच कैश अकाउंट में कोई ओपनिंग बैलेंस तो हो नहीं सकता, हो सकता है नहीं हो सकता। मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूं, आपको इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। देखें जी, यहां पर इसको समझने से पहले मैंने डेटर्स अकाउंट को भी टैली कर लिया, क्योंकि क्वेश्चन तो खत्म हो चुका है, उसके आगे अब कुछ लिखा नहीं है। अब डेटर्स अकाउंट में कोई बैलेंस ब्रॉट डाउन तो हो नहीं सकता, कोई बैलेंस ब्रॉट डाउन तो हो नहीं सकता। अब मैं डेटर्स को टैली करूंगा तो डेटर से क्या आ जाएगा, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। अब डेटर से कैश कितना मिलेगा, 1,16,000 में से आप माइनस करेंगे 42,000, मेरे ख्याल से 74,000 आ जाएगा, यानी कि डेटर से ब्रांच को कैश मिलेगा 74,000। भाई डेटर से जो कैश मिलेगा वो तो ब्रांच को ही मिलेगा ना, बिकॉज अब की बार हम ब्रांच कैश अकाउंट बना रहे हैं, तो ध्यान ये रखना है कि जो ये कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स है ये ब्रांच कैश को बढ़ा देगा। ब्रांच के पास जो कैश था 74,000 उसको बढ़ा दिया जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट ऑन? अब मेरी बात को ध्यान से सुनना है, ये टफ क्वेश्चन है, मैंने पहले ही कहा। देखो समझना क्या है जो मैं तुम्हारे को दिमाग में लाना चाहता हूं, जो तुम्हारे दिमाग में मैं लाना चाहता हूं वो पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या है। तुम्हारे पास शुरुआत में जीरो कैश है, तुम ब्रांच हो, तुम्हारे पास जीरो कैश था, हेड ऑफिस ने तुम्हें 6,000 का कैश और भेजा और 74,000 का कैश तुम्हारे डेटर से तुम्हें मिला, यानी कि तुम्हारे पास देखा जाए तो 6 + 74 केवल 80,000 का कैश है ना। तुम्हारे पास देखा जाए तो 80,000 का कैश है। अब इस 80,000 के कैश में से ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम खर्चे भी पे करो 24,000 के, लिखा है ना 24,000 के खर्चे पे करें, ऊपर से ये भी लिखा है कि तुमने हेड ऑफिस को 86,000 रुपीज भेज भी दिए, और तो और ये भी लिखा है कि तुम्हारे पास 4,000 रुपये का बैलेंस भी बच गया, जबकि तुम्हारे पास केवल 80,000 का कैश है। 6 + 74, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं समझाना क्या चाह रहा हूं उसको आप समझ रहे हैं मेरे ख्याल से। तो अगर आप इसको टैली करेंगे 90 + 24, तो मेरे ख्याल से आपको इतना तो पता लग गया, डेट इज इक्वल टू 1,14,000, इतना ही आएगा। हाँ, 90 + 24, यानी कि क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, जबकि आपके पास 80,000 का कैश है, उसमें से आप खर्चे भी निपट रहे हैं, आप हेड ऑफिस को भी भेज रहे हैं और आपके पास बैलेंस भी बच रहा है। इसका मतलब डेबिट साइड में कुछ और भी आपके पास चीज है। तो अब हम क्या करेंगे, समझना क्या है, जब मैं ब्रांच कैश अकाउंट को टैली करूंगा तो जो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी, ये इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उस बैलेंसिंग फिगर को आपको कैश सेल्स लेना पड़ेगा। ये इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका मतलब कुछ कैश सेल्स के थ्रू आपके पास पैसा आया होगा और वो 34,000 का आया होगा, ये मैंने बैलेंसिंग फिगर निकाली। तो अब मैं कह सकता हूं कि मेरे पास 1,14,000 का कैश था, जिसमें से 24,000 मैंने पे कर दिए एक्सपेंसेस, 86,000 मैंने हेड ऑफिस को भेज दिया और 4,000 रुपये का बैलेंस मेरे पास बच रहा है। तो ये जो कैश सेल्स की फिगर है, ये कैश सेल्स तुम ब्रांच स्टॉक अकाउंट में भी लिखोगे। ये मैंने जानबूझ के रेड पेन से लिख दी, कैश सेल्स, इसलिए मैंने कहा कि ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 34,000 की कैश सेल्स आपने यहाँ पर लिखी।
बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? राइट सर। बस इस क्वेश्चन में मेन पॉइंट तो मैंने तुमको बता दिए, बाकी फिर तुमने इसमें टैली फैली करना है, वो तुम खुद भी कर सकते हो, मेरे बताने लायक उसमें कुछ है नहीं। इसमें सरप्लस तुम्हारा आएगा, जो मेन मुद्दे थे मैंने इस क्वेश्चन के बता ही दिए, बाकी सरप्लस वगैरह है वो तुम अपने आप भी कर सकते हो। इस क्वेश्चन में सरप्लस आ जाएगा और सरप्लस 54,000 का आ जाएगा, करेक्ट। अच्छा, मैंने ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में अभी तक लोडिंग नहीं लिखी है, जो हमने गुड्स भेजे थे। लोड ऑन गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, जो गुड्स हमने भेजे थे ब्रांच को, हमने ब्रांच को गुड्स भेजे थे 1,20,000 के, तो वो तो मैंने अभी तक लिखा नहीं है। 1,20,000 इंटू 1/6, तो 20,000 ये लोडिंग भी है। अब तुम इसको टैली करोगे ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट को, लेकिन टैली करने से पहले ये सरप्लस जो आपका आया है वो सरप्लस ब्रांच स्टॉक अकाउंट में लिखना मत भूलना। सरप्लस 50,000 का आया था, तो 70,000, और उसके बाद फिर आप अपना ग्रॉस प्रॉफिट वगैरह निकाल लोगे। तो ग्रॉस प्रॉफिट जो आपका आ जाएगा 1,20,000 का 1,20,000 ही आता है ना। सरप्लस की फिगर कितनी आ रही है? अच्छा 54 है, मैंने 50 लिख दी है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। सरप्लस जो है वो 54,000 है, मैंने 50 लिख दिया था। 74,000 माइनस 4,000, तो 70,000 आपका ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट, मैंने कहा बाकी का काम आप खुद कर सकते हो, क्योंकि जो मेन पॉइंट्स थे वो आपको बता दिए गए हैं। तो 70,000, और उसके बाद फिर आप अपना नेट प्रॉफिट भी निकाल सकते हो। नेट प्रॉफिट जो है वो आपका 45,600 आ जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। इज इट क्लियर टू यू? टफ क्वेश्चन था, इसमें किसी तरीके का कोई डाउट नहीं है बाकी क्वेश्चंस की अपेक्षा, जैसा कि मैंने कहा भी था। लेकिन ये सब पास्ट एग्जामिनेशंस के क्वेश्चंस हैं, और 15 टर्म्स के जो पास्ट एग्जामिनेशन के क्वेश्चन हैं उनको भी हम कवर कर रहे हैं। इस क्वेश्चन को करने के बाद अब क्वेश्चन नंबर जो 30 है, ऑनेस्टली स्पीकिंग इस क्वेश्चन में मेरे कराने लायक कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2.30 को भी अभी हम करते हैं, लेकिन 5 मिनट का हम ब्रेक लेंगे, और 5 मिनट के ब्रेक के बाद इसको अभी जारी रखेंगे। ठीक है, 5 मिनट का ब्रेक, और उसके बाद इस क्वेश्चन को जारी रखते हैं। इस टॉपिक को आज हम फिनिश करेंगे।
सो वेलकम अगेन। अब बेटे जहाँ तक अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2.30, सबसे पहले तो इसमें जो रेट्स तुम्हें दिए हुए हैं वो कह रहा है कॉन्सेप्ट एंड कंपनी विद हेड ऑफिस एट सिटी 1 हैज़ अ ब्रांच एट सिटी 2 टू विच गुड्स वे सेंट एट 1/3% अबव कॉस्ट। अब इसको मैं कई बार सॉल्व करके तुम्हें दिखा चुका हूँ, तो मैंने यहाँ पर डायरेक्टली लिख दिया। जब तुम रेट कंप्यूट करोगे तो कॉस्ट पे रेट आ जाएगा 1/3, करेक्ट, और इनवॉइस प्राइस पे आपका रेट आ जाएगा 1/4 जब आप इनको सॉल्व करोगे तो। बाकी इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, कह रहा है गुड्स सेंट टू ब्रांच दिया हुआ है, तो इसको तुम कर सकते हो। गुड्स सेंट टू ब्रांच, ब्रांच स्टॉक अकाउंट की डेबिट साइड में लिखोगे, 1/4 उसकी लोडिंग लिखोगे। फिर उसके अलावा तुम्हें क्वेश्चन में लिखा हुआ है स्टॉक एट ब्रांच, तो ये ओपनिंग स्टॉक लिखा हुआ है। ओपनिंग स्टॉक की लोडिंग आप निकाल सकते हैं। क्या क्वेश्चन का फुल सॉल्यूशन मैंने दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है, मैं चेक कर लूँ। हाँ, दिया हुआ है, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। कैश सेल्स है, उसको भी आप लिख सकते हो। रिटर्न ऑफ गुड्स बाय कस्टमर टू द ब्रांच, तो ये सेल्स रिटर्न दिया हुआ है, ध्यान ये रखना। ये डेटर्स अकाउंट में भी आएगा, स्टॉक में भी आएगा। ब्रांच एक्सपेंसेस पेड इन कैश, तो एक्सपेंसेस P&L में लिख देना। ब्रांच डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस है। डिस्काउंट अलाउड डेटर्स में लिखेंगे, और बैड डेट्स भी डेटर्स में लिखेंगे और P&L में भी लिखेंगे। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, ये कैश रिसीव्ड है। और उसके बाद ब्रांच डेटर्स चेक रिटर्न डिसऑनर्ड, ब्रांच चेक रिटर्न डिसऑनर्ड। देखो बेटे, जब चेक हमें मिलता है डेटर से तो हम एंट्री लिखते हैं चेक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। ये तो होता है जब चेक हमें मिलता है, तो हमें कोई चेक मिला होगा, ये तुम्हें एंट्री करनी नहीं है। वो कह रहा है कि ये चेक डिसऑनर हो गया। जब चेक डिसऑनर होगा तो इस एंट्री को आप रिवर्स कर देंगे। जब रिवर्स कर देंगे तो एंट्री हो जाएगा डेटर्स अकाउंट डेबिट टू चेक अकाउंट। इसका मतलब डेटर्स अकाउंट की डेबिट साइड में ये आइटम आएगा। 25,000 जो है ये डेटर्स अकाउंट की डेबिट में आ जाएगा, डेबिट साइड ऑफ डेटर्स अकाउंट। टू चेक ब्रैकेट में लिख देना डिसऑनर, डेट्स ऑल। बाकी क्लोजिंग स्टॉक लिखा है, ये लिखा हुआ है, तो इस क्वेश्चन को करा जा सकता है। इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। अच्छा जी, उसके बाद फिर क्वेश्चन है 2.31, एग्जामिनेशन क्वेश्चन है। अब ये एग्जामिनेशन क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या कहता है कहता है F88 इंडस्ट्रीज हैज इट्स हेड ऑफिस इन वेस्ट व्यू स्टेट एंड ब्रांच ऑफिस एट सिटी 9। F88 लिमिटेड नाम की कोई कंपनी है। कहता है कि उसका हेड ऑफिस जो है वो इन वेस्ट व्यू स्टेट में है और ब्रांच जो है वो सिटी 9 में है। और कहता है कि जो गुड्स भेजे जाते हैं वो कॉस्ट प्लस 25% पर भेजे जाते हैं। कॉस्ट 100, मार्जिन 25, इनवॉइस प्राइस 125 हो जाएगी। रेट कॉस्ट पे 1/4, सेलिंग प्राइस पे रेट 1/5 होगा। ब्रांच सेल्स बोथ फॉर कैश ऑन क्रेडिट। ब्रांच एक्सपेंसेस आर पेड डायरेक्टली फ्रॉम द हेड ऑफिस। ब्रांच के खर्चे हेड ऑफिस बियर करता है। आगे कह रहा है ब्रांच हैज़ टू रेमिट ऑल कैश रिसीव टू द हेड ऑफिस अकाउंट। नॉर्मल जो चीज़ें दी रहती हैं वो इसमें भी गिवन है। आगे कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स रिलेटिंग टू कैलेंडर ईयर 2021 प्रिपेयर अकाउंट इन द हेड ऑफिस लेजर एंड एसेटन द ब्रांच प्रॉफिट। आगे कह रहा है ब्रांच डज नॉट मेंटेन एनी बुक्स ऑफ अकाउंट बट सेंड्स वीकली रिटर्न्स टू द हेड ऑफिस। लास्ट में कह रहा है ड्रॉ अप द नेसेसरी लेजर अकाउंट्स। तो इस क्वेश्चन में क्या है, सबसे पहले तो कह रहा है गुड्स हमें रिसीव हुए हैं 6 लाख के। अब गुड्स जो रिसीव हुए हैं तो गुड्स इन ट्रांजिट क्वेश्चन में नहीं है, यही गुड्स सेंट टू ब्रांच है। ओपनिंग स्टॉक दिया है, कैश सेल्स है, रिटर्न ऑफ गुड्स बाय कस्टमर टू द ब्रांच है, ये सेल्स रिटर्न है। फिर ब्रांच खर्चे दिए हुए हैं 84,000 के। फिर ब्रांच डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। डिस्काउंट अलाउड है, बैड डेट्स है, स्टॉक क्लोजिंग 1,20,000 है, क्रेडिट सेल्स 3,80,000 की है और गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस 12,000 के हैं। तो मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन में भी तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ये दोनों क्वेश्चन जो हैं बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। अब 2.32 जो क्वेश्चन है एडेप्टेड फ्रॉम स्टडी मॉड्यूल, ये क्वेश्चन आपने पहले खुद करना है। क्यों करना है खुद, उसका रीज़न क्या है। एक तो वो कह रहा है ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन मैंने बेसिकली रखा है जब आप रिवीजन करते हैं तब आप इसको करना, ठीक है। इस क्वेश्चन में पहले तो कह रहा है कि आप ब्रांच अकाउंट बनाओ, यानी कि पहले इस क्वेश्चन को आप डेटर्स अकाउंट से सॉल्व करो, फिर इसी क्वेश्चन को आप जो है वो सॉल्व करेंगे स्टॉक एंड डेटर सिस्टम से, ठीक है।
और फिर मैंने इसमें लास्ट में लिखा है प्रिपेयर ब्रांच ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो आप एक काम करना, जब हम अगला टॉपिक भी कर लेंगे, करेक्ट, जो अगला टॉपिक है उसमें आप ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना भी सीख लेंगे, उसके बाद आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, करेक्ट। ये एक तरीके का रिविजनरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कुछ ऐसा नहीं है कि आपको नहीं आता है, ये इजी क्वेश्चन है। और मज़ेदार बात है, इसमें कोई इनवॉइस प्राइस का क्वेश्चन नहीं है, इसमें कोई लोडिंग वोडिंग का चक्कर भी नहीं है, करेक्ट। तो ये है कहानी इस टॉपिक की। और उसके बाद फिर अगला टॉपिक जो होगा वो सेक्शन 3 है। और सेक्शन 3 का जो ताल्लुक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेक्शन 3। इसमें हम पढ़ेंगे लिस्ट प्राइस और कैटलॉग प्राइस के क्वेश्चन। आपके मॉड्यूल में 2 क्वेश्चन हैं, हमने इसमें 4 क्वेश्चंस रखे हुए हैं, करेक्ट, जिसमें से 2 पास्ट एग्जामिनेशन के क्वेश्चन हैं और 2 क्वेश्चन मॉड्यूल के हैं, ठीक है। तो इस टॉपिक को करने के बाद फिर हम अगला टॉपिक करेंगे सेक्शन 4 होलसेल ब्रांच अकाउंट। और जब मैं होलसेल ब्रांच अकाउंट को भी कर लूँगा तब आप 32 क्वेश्चन जो है सेकंड मेथड का करेंगे, ठीक है। पहले इन 2 टॉपिक को कर लेना, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 जो स्टॉक एंड डेटा सिस्टम का है, फिर आप उसको ट्राई कर लेना। हालांकि क्वेश्चन कुछ है नहीं, तो ये करेंगे। और होलसेल ब्रांच भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और उसके बाद फिर इंडिपेंडेंट ब्रांचेस है, करेक्ट, इंडिपेंडेंट ब्रांचेस का टॉपिक है। और उसके बाद फाइनली फिर फॉरेन ब्रांचेस का टॉपिक आपको फेस करना है। तो लॉन्ग चैप्टर है, इसमें किसी तरीके का कोई डाउट नहीं होता, लेकिन करना पड़ता है। तो नेक्स्ट सेशन में फिर मुलाकात करते हैं। और नेक्स्ट सेशन में जब आपकी और मेरी मुलाकात होगी तो उसमें हम फिर सेक्शन 3 यानी कि कैटलॉग प्राइस के क्वेश्चंस, या जिसको लिस्ट प्राइस के क्वेश्चन कहते हैं, उसको भी पढ़ेंगे। ये लिस्ट प्राइस क्या होती है, कैटलॉग प्राइस क्या होती है, इसके बारे में चर्चा नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टाइम टू से गुड बाय।